आज है 28 नवंबर शुक्रवार का दिन। नमस्कार। हरकारा के इस ऑडियो अंक में आपका स्वागत है। हरकारा लेकर आया है आज के न्यूज़लेटर का पॉडकास्ट, जिसे आपके लिए तैयार किया है निधिश त्यागी के साथ राजेश चतुर्वेदी, गौरव नौरियाल और फलक अफशान ने। जिन खबरों का जिक्र हम यहाँ कर रहे हैं, उनके लिंक्स और विस्तृत जानकारी मूल न्यूज़लेटर में है। सुनिए ऑटोमेटेड आवाज़ में। हरकारा यानी हिंदी भाषियों के लिए क्यूरेटेड न्यूज़लेटर। ज़रूरी खबरें और विश्लेषण, शोर कम, रोशनी ज़्यादा। आज के इस अंक में हम देश और दुनिया की उन खबरों का विश्लेषण करेंगे जो आपके लिए ज़रूरी हैं। आज हम बात करेंगे अदानी समूह को मिली कानूनी मात और पर्यावरण कार्यकर्ता की जीत की। साथ ही जानेंगे कि तृणमूल कांग्रेस ने चुनाव आयोग पर खून से सने हाथ होने का आरोप क्यों लगाया। हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश में आधार कार्ड को लेकर आए नए नियम और असम में पास हुए बहुविवाह विरोधी विधेयक की, जिसकी गूंज समान नागरिक संहिता तक जा रही है। केरल का लेबर कोड पर केंद्र से टकराव और हरियाणा में पेड़ काटने पर सुप्रीम कोर्ट की फटकार भी हमारी सुर्खियों में है। इसके अलावा रेलवे में हलाल मांस विवाद, टाटा के चंदे पर सवाल और जम्मू में सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल पर भी नजर डालेंगे। पॉडकास्ट के दूसरे हिस्से में सुनेंगे रीथ लेक्चर्स का सार, जिसमें रटगर ब्रेगमैन बता रहे हैं कि पुरानी दुनिया मर रही है। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार श्रवण गर्ग का विश्लेषण, जो ट्रंप और मोदी के शासन की तुलना करता है और जयपुर के जंगल तथा नए लेबर कोड की हकीकत बयां करता है। द गार्डियन में एंड्रू मैसेंजर की रिपोर्ट के अनुसार भारतीय खनन कंपनी अदानी ने ऑस्ट्रेलियाई पर्यावरण कार्यकर्ता बेन पेनिंग्स के खिलाफ चल रहे लंबे कानूनी मामले को खत्म करने पर सहमति जताई है। इसे पेनिंग्स ने अपनी बड़ी जीत बताया है। क्वींसलैंड सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को एक आदेश जारी कर 5.5 साल से चल रहे इस विवाद पर विराम लगा दिया। मामले की शुरुआत साल 2020 में हुई थी, जब अदानी ने पेनिंग्स के घर की तलाशी के लिए आवेदन किया था। कंपनी को शक था कि पेनिंग्स ने कारमाइकल कोयला खदान से जुड़ी गोपनीय जानकारी हासिल की है। अदानी ने पेनिंग्स पर सिविल मुकदमा दायर करते हुए आरोप लगाया था कि उन्होंने खदान के संचालन को बाधित करने का प्रयास किया। एक समय पर कंपनी ने हर्जाने के तौर पर $600 मिलियन यानी करीब 50 अरब रुपये की मांग की थी, जिसे अब वापस ले लिया गया है। समझौते के तहत पेनिंग्स ने अदानी की गोपनीय जानकारी हासिल न करने पर सहमति दी है। वहीं अदानी के अधिकारी मिक क्रो ने कहा कि यह मामला कभी भी पैसों के लिए नहीं था। पेनिंग्स ने इस मुकदमे को स्लैप सूट यानी जन भागीदारी के खिलाफ रणनीतिक मुकदमा करार दिया और कहा कि अब वे खदान के खिलाफ अपना अभियान फिर से शुरू करेंगे। द हिंदू की रिपोर्ट के अनुसार तृणमूल कांग्रेस के 10 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने नई दिल्ली में भारत के चुनाव आयोग की पूर्ण पीठ से मुलाकात की। टीएमसी ने आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में चल रही मतदाता सूची के विशेष गहन संशोधन यानी एसआईआर की प्रक्रिया के कारण कम से कम 40 लोगों की मौत हुई है। राज्यसभा सांसद डेरेक ओब्रायन ने कहा कि उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से तीखे सवाल पूछे और कहा कि सीईसी के हाथ खून से सने हैं। टीएमसी नेताओं का दावा है कि उन्होंने आयोग को 40 मृतकों की सूची सौंपी, लेकिन आयोग ने इसे खारिज कर दिया। महुआ मोइत्रा ने कहा कि सीईसी ने उनके सवालों का कोई जवाब नहीं दिया। टीएमसी ने साफ किया कि वे एसआईआर की अवधारणा के खिलाफ नहीं हैं, बल्कि जिस अनियोजित तरीके से इसे लागू किया जा रहा है उसका विरोध कर रहे हैं। इस बीच पीटीआई की खबर है कि राज्य के मुर्शिदाबाद जिले में एक और बीएलओ की कार्डियक अरेस्ट से मौत हो गई है, जो इस प्रक्रिया के शुरू होने के बाद चौथी मौत है। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकार ने सभी विभागों को निर्देश दिया है कि वे आधार कार्ड को जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में स्वीकार न करें। राज्य के योजना विभाग ने भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के पत्र का हवाला देते हुए यह आदेश जारी किया है। अधिकारियों के मुताबिक यूआईडीएआई ने पहले ही साफ कर दिया है कि आधार कार्ड जन्म का प्रमाण नहीं है। अब जन्म तिथि के प्रमाण के लिए जन्म प्रमाण पत्र, हाईस्कूल की मार्कशीट या अन्य निर्धारित दस्तावेजों का उपयोग करना होगा। यह नियम सरकारी भर्तियों और शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए विशेष रूप से महत्वपूर्ण होगा। यूपी के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने इस कदम का स्वागत करते हुए कहा कि इससे धोखाधड़ी के मामलों को रोकने में मदद मिलेगी। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने राज्य विधानसभा में एक विवादास्पद बहुविवाह निषेध विधेयक पेश किया, जिसे अब पास कर दिया गया है। इसमें इस प्रथा के लिए 7 साल तक की जेल और जुर्माने का प्रस्ताव है। यदि कोई दूसरी शादी को छिपाता है तो 10 साल तक की जेल हो सकती है। विधेयक में यह भी प्रस्तावित है कि दोषी पाए जाने वाले लोग सरकारी योजनाओं के लिए अयोग्य हो जाएंगे। हिमंता सरकार के इस फैसले की आलोचना की जा रही है और इसे मुसलमानों को लक्षित करने वाला बताया जा रहा है। बिल पास होने के बाद मुख्यमंत्री शर्मा ने इसे राज्य में समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया और कहा कि अब यूसीसी की बारी है। केरल के श्रम मंत्री वी शिवनकुट्टी ने घोषणा की है कि उनका राज्य केंद्र की नई श्रम संहिताओं को लागू नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि ये संहिताएं श्रमिक विरोधी हैं और इन्हें पर्याप्त विचार विमर्श के बिना एकतरफा तरीके से तैयार किया गया है। शाजू फिलिप की रिपोर्ट के अनुसार संहिताओं को लागू करने के लिए केरल कोई कदम नहीं उठाएगा, भले ही नियम बना लिए गए हों।
ट्रेड यूनियन नेताओं ने भी संकल्प लिया है कि केंद्र पर संहिताओं को वापस लेने के लिए दबाव बनाया जाएगा। उनका तर्क है कि नया ढांचा रोजगार सुरक्षा और सामूहिक सौदेबाजी को कमजोर करता है। केरल 19 दिसंबर को एक श्रम सम्मेलन आयोजित करेगा जिसमें अन्य राज्यों के श्रम मंत्रियों को भी आमंत्रित किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने हरियाणा सरकार और उसके शहरी विकास निकाय को करनाल में एक नवनिर्मित भाजपा कार्यालय तक सड़क बनाने के लिए 40 पूरी तरह से विकसित पेड़ों को उखाड़ने पर कड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने इसे दयनीय स्थिति बताया और चेतावनी दी कि यदि वे उपचारात्मक कार्य योजना प्रदान करने में विफल रहे तो उन्हें दंडित किया जाएगा। बार एंड बेंच के अनुसार यह मामला 1971 के युद्ध के एक अनुभवी सैनिक द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई के दौरान सामने आया। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया था कि सत्तारूढ़ दल के कार्यालय के लिए हरे भरे स्थान को मनमाने ढंग से नष्ट किया गया है। स्क्रॉल में आयुष तिवारी की रिपोर्ट बताती है कि मोदी सरकार द्वारा 3 सेमीकंडक्टर संयंत्रों को मंजूरी दिए जाने के ठीक 4 सप्ताह बाद टाटा ने भाजपा को 758 करोड़ रुपये का चंदा दिया। इनमें से 2 कारखाने टाटा कंपनियों के थे और उन्हें 44,000 करोड़ रुपये से अधिक की सब्सिडी मिली। 2023-24 में पार्टी को मिला ये किसी भी समूह द्वारा दिया गया अब तक का सबसे बड़ा राजनीतिक दान है। इस टाइमिंग को लेकर सवाल उठ रहे हैं कि क्या कॉर्पोरेट मदद और राजनीतिक एहसान अब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने रेलवे बोर्ड को नोटिस जारी किया है जिसमें आरोप लगाया गया है कि भारतीय रेलवे अपनी ट्रेनों में केवल हलाल प्रसंस्कृत मांस परोसता है। मकतूब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक शिकायतकर्ताओं ने इसे अनुचित भेदभाव बताया है जो अन्य धार्मिक प्रथाओं का पालन करने वाले यात्रियों के अधिकारों का उल्लंघन करता है। आयोग ने टिप्पणी की है कि ये आरोप मानवाधिकारों के प्रथम दृष्टया उल्लंघन का संकेत देते हैं। शिकायत में कहा गया है कि यह प्रथा मांस व्यापार में शामिल हिंदू दलित समुदायों की आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। रेलवे को 2 सप्ताह के भीतर कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया है। सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के माहौल में जम्मू कश्मीर से एक राहत भरी खबर आई है। द न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार पत्रकार अरफाज अहमद डैंग का घर प्रशासन द्वारा गिराए जाने के तुरंत बाद उनके हिंदू पड़ोसी कुलदीप शर्मा ने उन्हें अपनी 5 मरला जमीन उपहार में दे दी। प्रशासन ने डैंग के घर को अतिक्रमण बताते हुए ध्वस्त किया था लेकिन डैंग का दावा है कि यह उनकी पत्रकारिता का प्रतिशोध है। पड़ोसी कुलदीप शर्मा ने कहा कि वे परिवार की दुर्दशा से हिल गए थे और उन्होंने मदद करने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि हमारा सांप्रदायिक सद्भाव कभी खत्म नहीं होगा और वे बेघर परिवार का घर फिर से बनवाने में मदद करेंगे। मणिपुर के तेंगनौपाल जिले में संदिग्ध उग्रवादियों ने असम राइफल्स की एक गश्ती टीम पर गोलीबारी की। पुलिस सूत्रों ने 4 जवानों के घायल होने की जानकारी दी है। रक्षा मंत्रालय के बयान के अनुसार भारत म्यांमार सीमा के पास ये हमला हुआ जिसके बाद सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई की। इलाके में अतिरिक्त सैनिकों को तैनात कर दिया गया है और ऑपरेशन जारी है। विधि आयोग ने कथित तौर पर यह राय बनाई है कि एक साथ चुनाव कराने वाले विधेयक संविधान के मूल ढांचे को भंग नहीं करते हैं। आयोग का मानना है कि लोकसभा और विधानसभाओं के एक साथ चुनाव के लिए राज्यों के अनुसमर्थन की आवश्यकता नहीं है। आयोग जल्द ही संसद की संयुक्त समिति के समक्ष अपनी ब्रीफिंग देगा। इन विधेयकों में लोकसभा और विधानसभा चुनावों को समकालिक बनाने का प्रावधान है ताकि भविष्य में आम चुनाव एक साथ हो सकें। कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन की अटकलों पर उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने विराम लगा दिया है। उन्होंने कहा कि उन्हें कुछ नहीं चाहिए और वो किसी जल्दी में नहीं हैं। द इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार एक कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के साथ मंच साझा करते हुए शिवकुमार ने कहा कि उनकी पार्टी फैसला लेगी और दिल्ली उनका मंदिर है। ये बयान उन खबरों के बीच आया है जिनमें दावा किया जा रहा था कि वे मुख्यमंत्री पद के लिए दबाव बना रहे हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था ने वित्तीय वर्ष 2025-26 की दूसरी तिमाही में 8.2% की वृद्धि दर्ज की है जो उम्मीद से अधिक है। पीटीआई के अनुसार यह वृद्धि दर दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेज है। विनिर्माण क्षेत्र और सेवा क्षेत्र में मजबूत प्रदर्शन ने कृषि उत्पादन में आई गिरावट को संतुलित किया है। हालांकि अर्थशास्त्रियों ने चेतावनी दी है कि कम सांकेतिक जीडीपी वृद्धि सरकार के लिए राजकोषीय घाटे के लक्ष्यों को पूरा करना कठिन बना सकती है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो उन देशों से प्रवासन को निलंबित करने की योजना बना रहे हैं जिन्हें उन्होंने तीसरी दुनिया के देश कहा था। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर कहा कि मौजूदा अप्रवास नीति ने अमेरिका को नुकसान पहुंचाया है और वे इसे उलटना चाहते हैं। उन्होंने अवैध प्रवासियों को वापस भेजने और ऐसे लोगों को हटाने की बात कही जो अमेरिका के लिए संपत्ति नहीं है। ये बयान एक अफगान नागरिक द्वारा कथित तौर पर सैनिकों को गोली मारे जाने की घटना के बाद आया है। अब बात करते हैं विचारों की दुनिया की। बीबीसी के रीथ लेक्चर्स में इस साल डच इतिहासकार रटगर ब्रेगमैन ने एक गंभीर तस्वीर पेश की है। उन्होंने कहा कि पुरानी दुनिया मर रही है और नई दुनिया पैदा होने के लिए संघर्ष कर रही है। ये राक्षसों का वक्त है। ब्रेगमैन ने कहा कि आज हमारे नेताओं की 2 सबसे बड़ी खूबियां अनैतिकता और अगंभीरता हैं।
उन्होंने आज के दौर की तुलना रोम के पतन से की, जहां एलीट वर्ग जिम्मेदारी लेने के बजाय तमाशा देख रहा था। उन्होंने कहा कि आज सबसे काबिल लोग आगे नहीं बढ़ते बल्कि सबसे ढीठ लोग आगे बढ़ते हैं। ब्रेगमैन ने तर्क दिया कि हमारे बेहतरीन दिमाग विज्ञापनों पर क्लिक करवाने जैसे बेमतलब कामों में खप रहे हैं और हमें एक नैतिक क्रांति की ज़रूरत है। इसी कड़ी में वरिष्ठ पत्रकार श्रवण गर्ग ने भारत और अमेरिका के राजनीतिक हालात की तुलना की है। हरकारा डीप डाइव में उन्होंने कहा कि ट्रंप और मोदी दोनों की कुंडली एक जैसी है। दोनों नेता दुनिया में शांतिदूत बनना चाहते हैं, लेकिन अपने ही देश में नागरिकों के खिलाफ युद्ध छेड़े हुए हैं। उन्होंने बताया कि कैसे अमेरिका में भारतीयों को बेड़ियों में जकड़कर वापस भेजा गया, लेकिन भारत में इस पर चुप्पी रही। श्रवण गर्ग का मानना है कि जब अमीर और एलीट वर्ग सत्ता के सामने झुक जाता है, तब आम नागरिक लोकतंत्र को बचाने के लिए सड़कों पर उतरते हैं। उन्होंने अमेरिका में 70 लाख लोगों के प्रदर्शन और भारत के किसान आंदोलन का उदाहरण देते हुए कहा कि भविष्य संसद में नहीं बल्कि सड़कों पर तय होगा। जयपुर के डोल का बद जंगल पर खतरा मंडरा रहा है। आर्टिकल 14 की रिपोर्ट के अनुसार 105 एकड़ में फैले इस प्राचीन जंगल को काटकर वहां मॉल और फिनटेक पार्क बनाने की तैयारी है। स्थानीय लोगों का कहना है कि 15% जंगल साफ किया जा चुका है। हालांकि सरकार का दावा है कि पेड़ काटे नहीं जा रहे बल्कि स्थानांतरित किए जा रहे हैं। पर्यावरणविद इसे ज़मीनी हकीकत से अलग बता रहे हैं और चेतावनी दे रहे हैं कि जलवायु संकट के दौर में शहरी जंगलों को नष्ट करना भारी पड़ सकता है। भारत के नए लेबर कोड्स को लेकर द वाया में प्रकाशित विश्लेषण बताता है कि सुधार के नाम पर मजदूरों के अधिकारों में कटौती की जा रही है। विश्लेषण के अनुसार नई संहिताओं से जॉब सिक्योरिटी खत्म हो सकती है और कंपनियों के लिए छंटनी करना आसान हो जाएगा। यूनिवर्सल मिनिमम वेज भी अपर्याप्त बताया जा रहा है और सामाजिक सुरक्षा के प्रावधान सिर्फ नामात्र के हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि यह बदलाव मजदूरों की सुरक्षा बढ़ाने के बजाय नियोक्ताओं की सुविधा पर केंद्रित है। पॉलिटिको का नया सर्वेक्षण बताता है कि डोनाल्ड ट्रंप का जनाधार दरकने लगा है। 2024 में उन्हें वोट देने वाले 1/3 से अधिक मतदाता खुद को मागा यानी मेक अमेरिका ग्रेट अगेन रिपब्लिकन नहीं मानते। ये समूह अर्थव्यवस्था और जीवन यापन की लागत को लेकर चिंतित है और पार्टी की नीतियों पर कम भरोसा करता है। यह विभाजन रिपब्लिकन पार्टी के लिए खतरे की घंटी है, खासकर तब जब लैटिनो और युवा मतदाता फिर से डेमोक्रेट्स की ओर झुकते दिख रहे हैं। आज के पॉडकास्ट में बस इतना ही। आप अपनी राय और सुझाव हमें ज़रूर भेजें। हरकारा पॉडकास्ट आप सभी प्रमुख ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पर सुन सकते हैं। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी। शुक्रिया। जीते हैं यहाँ दुनिया को धोखा देकर। आज की ताज़ा खबर, आज की ताज़ा खबर, आज की ताज़ा खबर। आओ काका जी इधर, आओ मामा जी इधर, सुनो दुनिया।